हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम पंचसावित्री के आणविक आधार अध्याय 6 को पढ़ेंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि इसको हम कैसे डिकोड करते हैं और इसकी लाइन टू लाइन कैसे समझते हैं। ठीक है, ओके, ठीक। तो ये बता रहे हैं कि जो ये देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं। 100 वर्ष बाद अनुमानित अनुवांशिक पदार्थ का पता चल गया। अधिकतर जीवों में यह अनुवांशिक पदार्थ डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल था। कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं, जो कि ये बोल रहे हैं कि आप कक्षा 11 में पहले से ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये बोलते हैं जो कि सजीव हैं, सजीव में 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल जिसे हम डीएनए बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है राइबोन्यूक्लिक अम्ल जिसे जो कि आरएनए होता है। अधिकतर जीव अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। मैक्सिमम में क्या होता है डीएनए, लेकिन कुछ विषाणुओं में, ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ विषाणुओं में जो कि वायरस होते हैं, वायरसेस में जो होता है आरएनए होता है। ये जो है डिकोड यहीं से ही होती है, डिकोड एनसीईआरटी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन यह अधिकतर वाहक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कैरियर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आरएनए के अन्य और भी अतिरिक्त कार्य हैं। यह अनुकूल संरचनात्मक, देखो एक पॉइंट, यह अनुकूलक संरचनात्मक व कुछ स्थितियों में उत्प्रेरण का कार्य भी करता है। ठीक है, तो जी आरएनए के जो है कार्य हैं। ठीक है, अब इसमें आरएनए के कार्य हो गए। न्यूक्लियोटाइड की संरचना व एकल इकाइयों से जुड़कर न्यूक्लिक अम्ल बहुलक बनाने के बारे में आप इसका पहले ही कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस अध्याय में डीएनए की संरचना, इसकी प्रतिकृति, डीएनए से आरएनए के इसमें बता रहा है कि हमें स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन और डीएनए से आरएनए मतलब जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, अब उसने बताया अनुवांशिक कूट जो प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम को निर्धारित करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया। व इसके नियंत्रण के प्रारंभिक आधार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संश्लेषण और इसके नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो पूरा, ये अभी यहाँ से क्या पढ़ेंगे, इसमें हम क्या चर्चा करेंगे, ये तो हो गया अपना इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से मेन पॉइंट यहाँ से होता है, स्टार्ट हो रहा है यहाँ से अपना डीएनए। ठीक है, यहाँ से अपना डीएनए स्टार्ट हो रहा है, डीएनए। अब हम इसको देखेंगे। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक है। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक है। डीएनए की लंबाई सामान्यतः इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड, जो कि न्यूक्लियोटाइड युग्म का संबंध 4 नाइट्रोजन बेस। ये देखो मेन पॉइंट क्या बता रहा है, ये बता रहा है न्यूक्लियोटाइड युग्म का संबंध 4 युग्म माने कि नाइट्रोजन बेस से है, निर्भर करता है। ठीक है, यह निर्भर है, यह किसी भी जीव की विशेषता है, यह किसी भी जीव की विशेषता है, इसको हाईलाइट करना है। ठीक है, एक बोल रहा है यह किसी भी जीव की विशेषता है। उदाहरणतः एक जीवाणुभोजी, देखो जो कि क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से बनते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से पूछेगा जीवाणुभोजी होता है जो कि बैक्टीरियोफेज होता है, और जो कि ए है, इसमें न्यूक्लियोटाइड कितने मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड और यहाँ पे होता है नाइट्रोजन बेस, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि नाइट्रोजन बेस एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तो जीवाणु इसमें जो कितने होते हैं 5386, ये मैन है। ठीक है, 5386 होते हैं एक जीवाणु भोजी में, और ये बिल्कुल हाईलाइट है, इसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे है जीवाणु बैक्टीरियोफेज जो है लैम्डा ए, लैम्डा बैक्टीरियोफेज में कितने होते हैं, लैम्डा बैक्टीरियोफेज में 48,502। ये और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इन दोनों को ही पूछेंगे। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक का ज़्यादातर मैक्सिमम रहता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बने। देखो पिछले साल 2020 में एक क्वेश्चन आया था जो कि था इससे रिलेटेड था, इसकी जो कि डीएनए की लंबाई पूछी थी यहाँ पे। ठीक है, तो जो कि 2.2 मीटर होती है, जो भी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एस्टेरिया कोलाई में 4.6 क्रॉस 10 की पावर 6 4 युग्म और मनुष्य के आगुणित। देखो यहाँ पे मेन बात क्या है, ये बोल रहा है कि आगुणित है। ठीक है, आगुणित 3.3 क्रॉस 10 की पावर 9 बेस नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, नाइट्रोजन बेस पेयर है। ठीक है, तो अब इस लंबे बहुलक की संरचना अब इसकी अभी हम वर्णन करेंगे। ठीक है, वो बात अलग है। अभी हम यहाँ बता रहे हैं कि ये हैप्लॉइड है, माने कि आगुणित संरचना है। ये जो है आगुणित संरचना है,
हैप्लॉइड है, ठीक है। तो इस पर अगर डिप्लॉयड होगी, अगर ये डिप्लॉयड होगी तो क्या होगा, डिप्लॉयड होगी तो क्या हुआ, डिप्लॉयड होगी तो क्या होगा, डिप्लॉयड होगी तो यहाँ पे इसकी जगह पे हो जाएगा 6.6, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा 6.6 क्रॉस 10⁻⁹, और कुछ नहीं होगा, बस इतना सा चेंज आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, ठीक है। ये तो पता चल गया ना, ठीक है, ये पता चल गया। इसको मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 6.6 क्रॉस 10⁻⁹ हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से, यहाँ, ये हो गया द्विगुणित। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं अपन, नेक्स्ट पैरा में क्या है, ए। अब देखो, जब डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो सबसे पहला मन की हम ऐसा बोलेंगे कि डीएनए की स्ट्रक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, जो कि है न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, जो कि चैन होती है, इसकी संरचना कैसे बनती है। तो इसको डिकोड करना माने ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही जो लाइन होती है इनको डिकोड करना होता है हमको, ठीक है। अब इसमें बता रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला डीएनए या आरएनए की हो सकती है, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। कि इस रासायनिक संरचना संक्षेप में निम्न है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, आरएनए के मामले में से रिबोस तथा डीएनए में डीऑक्सीरिबोस, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है ऐसा कि आरएनए में होती है रिबोस और डीएनए में होती है डीऑक्सीरिबोस, ठीक है। और एक फॉस्फेट ग्रुप। तो इसमें क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, देखो 3 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं न्यूक्लियोटाइड में, क्या क्या, एक तो नाइट्रोजन बेस, ठीक है, पेंटोज शुगर, ठीक है, और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों से बनता है अपना एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड बन गया। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पायरिमिडीन। देखो, प्यूरीन और पायरिमिडीन होते हैं। नाइट्रोजन बेस कहाँ गया, नाइट्रोजन बेस, ये नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। नाइट्रोजन बेस होते हैं 2 टाइप, प्यूरीन और पायरामिडीन, ठीक। तो पायराडीन जो होते हैं, देखो इसमें जो होते हैं पायराडीन, मैं बताऊं, देखते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेस जो 2 प्रकार के होते हैं, पहला तो होता है प्यूरीन, दूसरा होता है पायरामिडीन, ठीक है। तो प्यूरीन जो होता है, प्यूरीन में आते हैं 2 एडेनिन और गवानीन, ठीक है। एडेनिन और गवानीन आते हैं प्यूरीन में, और पायरामिडीन में होते हैं 3 चीज़ें, ठीक है। वो कौन कौन सी, साइटोसिन, पायरामिडीन में क्या होता है, साइटोसिन आता है, यूरेसिल आता है और थायामीन आता है, ठीक है। साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में मिलता है, कॉमन चीज़ है ये। अगर आपसे पूछता है कि वह कौन सा नाइट्रोजन बेस है जो डीएनए और आरएनए में मिलता है, तो वो है साइटोसिन, ठीक है। क्या है, साइटोसिन, दोनों में मिलेगा साइटोसिन, ठीक है। साइटोसिन अपन को दोनों में मिलेगा, जबकि थायमीन डीएनए में मिलता है, डीएनए में ओनली मिलेगा डीएनए में, ठीक है। और थायमीन के स्थान पर यूरेसिल आरएनए में, क्योंकि देखो अब यहाँ से देखो डिकोड यहाँ से होती है एनसीईआरटी, ठीक है। चूंकि यहाँ क्या बोल रहा है, थायमीन के स्थान पर यूरेसिल आरएनए में मिलता है, माने कि आरएनए में थायमीन एब्सेंट है, ठीक है। आरएनए में जो क्या है, आरएनए में क्या है, यूरेसिल आरएनए में मिलता है, लेकिन थायमीन एब्सेंट है। और डीएनए में क्या होता है, थायमीन होता है लेकिन यूरेसिल नहीं होता। नाइट्रोजन ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा पेंटोज शुगर बंड हाइड्रोक्सिल OH, मान की OH से जोड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, ठीक है। अभी दिखा रहे हैं, इसका भी दिखा रहे हैं आपको, नेक्स्ट पेज पे इसका जो डायग्राम बना है उससे इसको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड बनाता है, ठीक है, जैसे एडेनोसिन और या डिऑक्सी एडेनोसिन, गोनोसिन या डिऑक्सी गोनोलिन।
साइडिडीन और ऑक्सीसाइडिन, आयूरिडीन या डीऑक्सी थाइमिडीन। यह फॉस्फेट समूह देखो ए होते हैं मैन, ठीक है। ये है एनसीईआरटी लैंग्वेज। इसमें जहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। हम नीचे देख रहे हैं क्या, जब फॉस्फेट समूह फॉस्फोएस्टर बंध द्वारा न्यूक्लियोसाइड के 5' से डैश के हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ जाता है, तब संबंध न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, माने कि यहाँ पे ये बोल रहा है डीऑक्सी, तो ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड की जगह वो राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। माने कि उपस्थित जो कि शर्करा यहाँ पे प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो अपन लेंगे वो ले सकते हैं, ठीक है। तो निर्माण होता है दो न्यूक्लियोटाइड 5' से 3' फॉस्फोडाइस्टर बनने द्वारा। देखो क्या बोल रहा है, दो न्यूक्लियोटाइड ए पॉइंट अच्छे से बिल्कुल मार्क कर लेना। दो न्यूक्लियोटाइड 3 से 5 फास्फो डाइएस्टर बंध द्वारा जुड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। डाई न्यूक्लियोटाइड माने ए बन रही है, डाई न्यूक्लियोटाइड माने कि पॉली चैन बन रही है। डाई आ गया माने चैन बनने का काम हो गया, ठीक है। इस तरह से कई न्यूक्लियोटाइड जुड़कर एक पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। देखो आ गया ना, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं फिर और ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड जुड़कर एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। बहुलक की राइबोस शर्करा के 5 किनारे पर स्वतंत्र फास्फेट समूह होता है ए, ठीक, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का 5 किनारा कहते हैं। इसे 5 प्राइम भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह से बहुलक के दूसरे किनारे पर 3' हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा होता है जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखो अब इसको समझने का डायस्ट्रो बॉन्ड को समझाते हैं, यहाँ से अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। डायग्राम आ गया तो अब मजा आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये तो 5 से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक है। एक फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है। अब एक फॉस्फो ईस्टर ए हो गया और एक फॉस्फो ईस्टर ए हो गया, तो जब ये दोनों फॉस्फो ईस्टर बनेंगे तो क्या हो जाएगा, डाई बन जाएगा, ठीक है। डाई फॉस्फो ईस्टर, ठीक है। फॉस्फो डाई ईस्टर ऐसे बनता है, ठीक है। और ऐसे अगर एक ग्रुप जे बन गया, ठीक है, फिर इसके बाद ए बनेगा, फिर ए, और ऐसे जब जुड़ते जाएंगे तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से अब समझ में आ गया कि इसको डाइएस्टर बॉन्ड कैसे बोलते हैं। तो ए यहाँ पे आप अपनी एनसीईआरटी में मेंशन कर लीजिए कि इसको डाइएस्टर बॉन्ड ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ओके नीचे, और वो माने यहाँ तीन, इसको फिर अपन 3 किनारा बोलते हैं। देखो इसमें दिखाते हैं ए, दिख रहा ए 3 किनारा, माने कि श्रृंखला का 3 किनारा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधार पर निर्माण शर्करा फॉस्फेट से होते हैं। नाइट्रोजन चार्ज शर्करा से जुड़ा था, आधार के नाइट्रोजन चार्ज होता है शर्करा से जुड़ा। तो ये बोल रहा है कि नाइट्रोजन बेस होते हैं जो कि है शुगर, जो कि शुगर होती है जो भी अपने पास उससे जुड़ा होता है, ठीक है। नाइट्रोजन बेस अपनी जो शुगर होती है उससे जुड़ा होता है। अब देखो क्या बोल रहा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के आधार का निर्माण शर्करा और फॉस्फेट से होता है। एक बहुत ही पॉपुलर इसमें क्वेश्चन है कि रीढ़ की हड्डी, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसकी रीढ़ की हड्डी या बैकबोन किसे बोलते हैं, तो उसका आंसर ए है, ठीक है। क्या शर्करा अगर जब पेंटेस है तो जो भी राइबोस होती है जैसे कि यहाँ पे, तो जो शुगर है वो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप ये दोनों जो होते हैं क्या होते हैं, ये दोनों मिलकर निर्माण करते हैं बैकबोन का। तो एक क्वेश्चन आता है, याद रखना इसको कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में आधार का निर्माण कौन करता है, तो इसका आंसर है शर्करा और फॉस्फेट, ठीक। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। आरएनए में प्रत्येक राइबोन्यूक्लियोटाइड अवशेष के राइबोस 2 जगह पर एक अतिरिक्त डाई हाइड्रोक्सिल समूह स्थित होता है। आरएनए में थाइमीन, देखो थाइमीन का जो कि नाम है वो है 5-मिथाइल यूरोसिल, ठीक है। आरएनए में जो 5-मिथाइल थाइमीन का दूसरा, देखो ये क्या बोल रहा है यार, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल समूह होता है राइबोस 2 जगह पर एक अतिरिक्त 5-मिथाइल थाइमीन दूसरा जहाँ पर यूरोसिल होता है। हाँ यही तो बोल रहा है, कंफ्यूज करने वाली लाइन। देखो आरएनए में थाइमीन की जगह, यहाँ से देखो थाइमीन की जगह यूरोसिल मिलता है, ठीक है। थाइमीन की जगह यूरोसिल मिलता है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये कंफ्यूजन लाइन है, ठीक है। ये बिल्कुल 5-मिथाइल यूरोसिल जो था थाइमीन का नाम है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से आ गया कि डीएनए की हिस्ट्री, ठीक है, कि सबसे पहले डीएनए को किसने माने इसके खोज कैसे हुई ये बता रहे हैं। तो इन्होंने क्या बताया, अब यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेकर
यहाँ से यहाँ तक इसकी हिस्ट्री बताई जाएगी और इसके कंपाउंड थोड़े बहुत बताएंगे, और ये डीएनए से लेके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या बता रहे हैं, यहाँ से फ्रांसिस मिसरन 1869 के अंदर में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की। उसने इसका नाम न्यूक्लिन न्यूक्लिन देखो, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि फ्रेडरिक मिस्टर ने जो डीएनए की खोज की थी तो उसने सर्वप्रथम क्या बोला था, उसने बोला था न्यूक्लिन, तो इसने नाम दिया था न्यूक्लिन। ऐसे लंबे संपूर्ण बहुलक को तकनीकी कमी के कारण विलगित करना कठिन था। देखो, जो कि डीएनए है एक स्ट्रक्चर है, लंबा है, तो इसको बिना तोड़े निकालना कठिन हो रहा था। तो इन्होंने जो है इसको बिना माने ये टूट जाता था हर बार, माने कि जैसा डीएनए फुल डीएनए नहीं आ रहा था, तो क्या हुआ, ये इसमें फैल रही, इन्होंने नहीं निकाल पाया, ठीक है। इस कारण से बहुत लंबे समय तक डीएनए की संरचना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। इसीलिए मैंने इसका कारण यह था कि बहुत बहुत ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि इसकी जो संरचना है उसको कोई निकाल नहीं पा रहा था, माने निकाल रहा था तो निकल जाती थी, बट टूटी फूटी निकल जाती थी, ठीक है। इसी कारण से फिर इसके बाद क्या हुआ, फ्रेडरिक मिसर ने तो इसको बता दिया कि न्यूक्लिन नाम दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद आए मॉरिस बिल्टन और रोजडेन फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए एक्सरे निवर्तन के आधार पर, ठीक है। तो फिर ये आए तो इन्होंने क्या दिया, एक्सरे निवर्तन आंकड़े के आधार पर इन्होंने एक वो किया, एक्सरे से इन्होंने जो लिखा, इनका जो आधार था एक्सरे निवर्तन था, ठीक है। तो इन्होंने 1953 में जेम्स वॉटसन व फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना का द्विकुंडली नमूना डॉय हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे ज़्यादातर सवाल इससे पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि डीएनए की फर्स्ट बार जब डबल हेलिक्स मॉडल इन्होंने दिया था, और ये डीएनए की हिस्ट्री में सबसे बड़ा कदम था, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के दो लड़ियों के बीच क्षार युग्मन की उपस्थिति एक बहुत प्रमाणित श्रृंखला थी, ठीक है। तो ये मेन चीज़ तो अब यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। बहुत प्रमाणित श्रृंखला थी, ठीक है। उपरोक्त प्रस्ताव कुंडली डीएनए के एरविन चॉरग्राफ के परीक्षण के आधार पर भी था। फिर अपने जो चार वो भाई थे, इन्होंने क्या, एक इनका जो परीक्षण था इन्होंने इसका सपोर्ट किया, ठीक है। जिसमें इन्होंने एडिनिन व थाइमिन तथा गार्निन साइड उनके बीच अनुपात, इस तरह जो कि अनुपात था वह एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है। कैसे, इन्होंने एक अनुपात दिया था ए और टी, एडिनिन और थाइमिन इक्वल टू G/C बराबर 1, ठीक है। इन्होंने एक अनुपात दिया था, इस तरह अनुपात बोलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे डीएनए के उसमें वो क्रांति आई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है, क्षार युग्मन पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की एक खास विशेषता है। देखो क्या बोल रहे हैं, क्षार युग्मन, यहाँ से वो अब ध्यान से रखना है, अब ध्यान देना यहाँ पे, तो अब इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है बहुत ही, ठीक है। खास विशेषता है, ये श्रृंखला एक दूसरे के पूरक डिकोड समझो, डिकोड क्या होता है, डिकोड यहाँ से होना है, ठीक है। डिकोड कैसे, देखो पूरक, एक दूसरे के पूरक का मतलब माने विपरीत तो नहीं बोल सकते, माने कि अगर हमारे पास एक लड़ी है, जैसे कि एक लड़ी है हमारे पास, ए लड़ी है एक, मान लो ये लड़ी है डीएनए की, तो हम इससे जो कनेक्टेड लड़ी है दूसरी जो इससे कनेक्टेड है उसका हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से ऐसे होते हैं एक दूसरे के पूरक, माने कि पूरा इस माने जैसे कि ये पता है तो हम इसका पता लगा सकते हैं इसके जरिए, ठीक है। इसलिए एक रज्जुक में से चार क्रमों के बारे में जानकारी होने पर दूसरे रज्जुक के प्रक्रमों की कल्पना कर सकते हैं। देखो आ गया वो, अब ये है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब ऐसे ही कल्पना कर सकते हैं, यदि डीएनए, इसे प्रत्यक्ष डीएनए कहते हैं कि प्रत्येक रज्जु नए रज्जु के संश्लेषण हेतु टेम्पलेट का कार्य करते हैं, ठीक है। इस तरह से दो रज्जु के डीएनए, जिन्हें संतति डीएनए कहते हैं, का निर्माण होता है। जो देखो क्या बोल रहा है, दुई रज्जु के डीएनए डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, जैसे संतति डीएनए बोलते हैं, का निर्माण होता है, ठीक है। जो कि जो पेरेंट डीएनए होता है उससे निर्माण होता है किसका, डबल हेलिक्स डीएनए, जिसे हम बोलते हैं संतति डीएनए या फिर संतति डीएनए, ठीक है। दो रज्जु डीएनए का निर्माण होता है। जो पैतृक डीएनए उनके समान होता है, इसकी विशेषता पैतृक अणु के समान डीएनए के समान होता है। इस कारण अनुवांशिक डीएनए की संरचना बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सकी, ठीक है। अब यही कारण था अनुवांशिक डीएनए की संरचना के बारे में, क्योंकि साफ साफ हमारे लिए इन्फॉर्मेशन मिल सकी, ठीक है। अब खास बात क्या है, डीएनए की संरचना की खास बात है। अब आती है यहाँ पे डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में, जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी है वो यहाँ से मिलेगी। हम इसको अच्छे से रीड कर रहे हैं, ठीक है। यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसका आधार फॉस्फेट
शर्करा फॉस्फेट का बना होता है। ए देखो यहाँ पे करो, क्या बोल रहा है देखो, ए यहाँ से फॉस्फेट शुगर का बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। वह क्षार भीतर की ओर प्रक्षेपी होता है, भीतर की ओर प्रक्षेपी होता है, ठीक है, प्रोजेक्टेड। दोनों श्रृंखलाएं प्रति समांतर ध्रुवणता रखती हैं, माने कि प्रति समांतर ध्रुवणता माने कि ऐसे बोलते हैं, जैसे अभी हमने बताया था कि एक हमारे पास ये है, एक है, एक है, एक ये है, एक इसके समानांतर ए। तो हमें इसके बीच बीच में जो हम इसका संबंध रह के पूरी की पूरी चैन का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक लड़ी है तो हम दूसरी लड़ी का भी पता लगा सकते हैं। प्रति समानांतर एंटी पैरेलल नहीं, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ ध्रुवणता रखते हैं। पॉलराइजेशन, अगर एक के पास 3 है, देखो एक के पास 3 ध्रुवणता है तो दूसरे के पास 5 ध्रुवणता होगी, ठीक है। ये होती है प्रति समानांतर ध्रुवणता। 5 देखो यही, ठीक है, एक है 5 से 3 डैश, तो दूसरी हो गई 3 से 5 डैश, इस प्रकार से, ठीक है। दोनों रज्जु के क्षार आपस में हाइड्रोजन, अब हाँ, तो कि ए मैंने एक ए जो है यहाँ से यहाँ, मैंने की रुको मैं अच्छे समझाता हूँ तो समझ गए। देखो जो एक लड़ी है, एक लड़ी है, एक लड़ी है ए, अब ये दूर इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड हो रहे हैं, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। दोनों रज्जुओं के क्षार, ये क्या बोला, दोनों, एक रज्जु ए और एक रज्जु ए, ठीक है, दोनों रज्जुओं के क्षार युग्मित होकर क्षार युग्मक बनाते हैं, ठीक है, अब वो भी हाइड्रोजन, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए, ठीक है, ए 3 पॉइंट हो गए अपने, 1 2 और 3। नेक्स्ट चलते हैं अपन, इनको हाईलाइट करते हैं, ठीक है। एडेनिन और थाइमिन जो विपरीत रज्जु में होते हैं, मैंने अभी समझाया ऐसे, ठीक है। अब इसमें कैसे है देखो, ये तो स्ट्रक्चर दिख रही है अपन को, है ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रही है, ये स्ट्रक्चर हो गई अपनी, ठीक। अब ये जो इसमें तो मैं हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाता हूँ, ये देखो, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ए और टी, इसको हम शॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जी और सी साइटोसिन जो है ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। ए देखिए, ए जी से सी और सी से जी, ऐसे यहाँ पे, ठीक। ठीक, ऐसे ये ध्यान में रखें, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड है, और कैसे, ए और टी डबल बॉन्ड से, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है, और ये 3 बॉन्ड से, ठीक है, ऐसे इनका होता है। ए होते हैं ऐसे, ए और टी, और जी और सी जो होते हैं, जी और सी ऐसे ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। इसको ऐसे, अब देखो हाइड्रोजन बनाते ए तो, ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद देखते हैं, ठीक, इसी तरह से ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, देखो यही मैं समझा रहा था अभी, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके फलस्वरूप सदैव यूरिन के विपरीत दिशा में जो पिरीडीन होता है, प्यूरिन है यहाँ पे, ठीक है, यूरिन नहीं, प्यूरिन के विपरीत दिशा में पिरिमिडीन होता है। एक प्यूरिन, एक प्यूरिन, एक पिरिमिडीन, एक प्यूरिन, एक पिरिमिडीन, ठीक है, ऐसे होता है। रज्जु के बीच लगभग समान दूरी, इसकी समान दूरी बनी रहती है। अब ये देखो यहाँ से ज़्यादातर, देखो यहाँ पे दिखा, इन्होंने इसको कलर्ड में दिखाया है, यहाँ पे देखो, देखा दिख रहा, यहाँ में इन्होंने दिखाया अच्छे से कलर्ड में। ए यहाँ पे एडेनिन, ए यहाँ पे थायामीन, यहाँ पे ग्वानिन, यहाँ पे साइटोसिन, ठीक। अब देखो ए पॉइंट, ये 2 पॉइंट और हैं हमारे पास जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्या है, दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती कुंडलित होती हैं, ठीक है, माने कि ऐसे घूमती हैं, ऐसे, ठीक है, कैसे, ऐसे घूमती हैं, ए ऐसे दिख रही है, ऐसे घूमी हुई दिख रही है, माने कि दोनों एक ही तरफ को घूमी हुई होती हैं, ठीक है। फिर से बना के दिखा दे रहा हूँ, देखो, देखा, ऐसे घूमी हुई होती है दक्षिणावर्त, मान की ऐसे इस टाइप से घूमी हुई है, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने शो भी किया हुआ डायग्राम, ए, ठीक है, यहाँ पे शो भी किया हुआ है, ठीक है। ए तो अपना हो गया। अब और ए, अब देखो मैन आ रहा है, दोनों तरफ से कुंडलित होती हैं, और इनके पिच 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर का 10 करोड़वां भाग, 1 नैनोमीटर का 10 करोड़वां भाग, 10 की पावर -9 मीटर के बराबर, ठीक है।
तो 3.4 क्रॉस 10 पे -9 मीटर। ठीक, तो ये ठीक हो गया। अब ये क्या है, पिच की दूरी है 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, वहाँ प्रत्येक घुमाव में लगभग 10 क्षार युग्मक मिलते हैं। एक घुमाव में अगर एक, जैसे कि यहाँ से इतना एक घुमाव पड़ रहा है तो इसमें कम से कम 10 बेस पेयर मिलेंगे। ठीक है, घुमाव में लगभग 10 क्षार युग्मक मिलते हैं। परिणाम स्वरूप एक कुंडली में एक क्षार युग्मक के बीच की एक क्षार युग्मक के बीच की एक क्षार युग्मक के एक बेस पेयर है, एक बेस पेयर टू बेस पेयर के बीच कितनी होती है, 3.34 नैनोमीटर। ठीक है, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, द्वि कुंडली में एक क्षार युग्म की सतह के ऊपर दूसरे स्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध कुंडलिनी संरचना को स्थायित्व प्रदान करता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बंध है, ये क्या करता है, जो कि ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये देखो, एक कुंडलित 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 स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको अतिरिक्त स्थायित्व स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं ए। हाइड्रोजन बॉन्ड से जो ये जुड़े होते हैं बीच में, यहाँ से ये जुड़े होते हैं, तो ये जो होते हैं इसकी संरचना को अतिरिक्त एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती है। देखो, फॉस्फेट आधार बैकबोन, देखो ए देखा है, मेन इंपॉर्टेंट ए है जो इसकी जे, ए दिख रही है आपको, ए क्या है, बैकबोन, ए बैकबोन है। ठीक है, बैकबोन है ये, इसको बोल ए बनी होती है किसकी, फॉस्फेट की, और शर्करा फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, आज के लेक्चर में माने कि आज हमने इतना रिवीजन किया है। अब नेक्स्ट में अपन इसके आगे का रिवीजन करेंगे। ठीक है, और अगर आपको किसी और टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही तो आप बताइएगा, उस पर अपन एनसीईआरटी को लेकर ही चलेंगे और रिवीजन करेंगे।